बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो वर्किंग स्टार्ट की हुई थी वो हम कर रहे थे लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, इंटेग्रल एंड इट्स रिलेटेड थ्योरम। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और बच्चों हमने वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो स्टार्ट किया वो लाइन को स्टार्ट किया। और जब मैंने लाइन को स्टार्ट किया तो मैंने कुछ आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में कि बच्चों जो फर्स्ट इंटेग्रल होता है वो शो करता है एरिया अंडर द कर्व। ओके, मैंने ये सिंपली एक बात बताई आपको। इसी तरह मैंने बताया कि डबल इंटेग्रल शो करता है वॉल्यूम अंडर द 3D सरफेस। एंड फिर मैंने बताया ट्रिपल इंटेग्रल वो भी हमें बताता है वॉल्यूम अंडर द 4D सरफेस। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट इंटेग्रल है वो बताता है एरिया अंडर 2D कर्व। लेकिन बच्चों जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किए, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसका आंसर बता दूं, क्योंकि ये चीज एक इंपॉर्टेंट थिंग थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके माइंड में उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 2 करवाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने सारी ये की हुई है वर्किंग। ठीक है, अब ये प्रीवियस एग्जाम्पल है। अब यहां पे जब मैंने ये डायग्राम बनाई तो हम जब देखते हैं कि मैं अगर C1 कर्व पे बात करूं, मतलब 0,0 to 2,0 पे बात करूं, मीन C1 कर्व। अब बच्चों ये C1 कर्व तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो अगर हमें देखते हैं कि C1 कर्व जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, अब ये C1 कर्व नीचे कोई एरिया तो कवर नहीं कर रही। देखो ना, एरिया तो इसी को कहते हैं ना हमारे पास। अगर हमारे पास ये कर्व है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, अगर मैं कहता हूं सिंपली ये एक्स एक्सिस है, ये बच्चों मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मेरे पास ये एक कर्व है, से मैंने जैसे ये कह दिया ये मेरे पास एक कर्व है C1। ठीक है, अब इस कर्व के अंडर जो मेरे पास एरिया आएगा, ये सारा एरिया, ये हम फाइंड करेंगे जो है वो फर्स्ट इंटेग्रल की मदद से। ठीक है, लेकिन इसका अब जारी बात है कि हमें कोई नजर आ रहा है एरिया। ठीक है, ये हम फाइंड कर सकते हैं एरिया। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो यहां पे है C1, अब C1 के अंडर तो कोई एरिया आ नहीं रहा। देखो ना, यहां पे C1 के अंडर एरिया जो आ रहा था एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस से लेके C1 कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा था वो हमारे पास कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई आंसर आएगा, हमें पता है इसका, इस कर्व का जो C1 जो कर्व है, जिसको हम जनरल कह देता हूं y = f of x कर्व को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जो C1 है, यहां पे तो वो कर्व है ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो मीन यहां पे इस कर्व C1 का जो एरिया बनना चाहिए वो तो 0 बनना चाहिए ना। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? यहां पे हमारे पास 0 बनना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया C1 को, तो बच्चों हमारे पास ये भी मैंने C1 कर्व को सॉल्व किया आपके सामने। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बना, ठीक है, यहां से अगर देखें गौर से आप, तो ये C हमारे पास मैंने जनरल निकाला, 2 पार्ट्स किए C1 और C2, और यहां पे जब C1 निकाला ऑन द लाइन सेगमेंट C1 0,0 to 2,0 मीन 0,0 to 2,0। ठीक है, तो मेरे पास जो चीज क्रिएट हुई स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 आ गया, मतलब इंटीग्रेशन C1a.dr, उसका आंसर कितना आ गया 4। अब हमने तो जो बात पढ़ी है वो तो ये पढ़ी है कि एरिया अंडर द कर्व C1 वो हमारे पास 0 बनना चाहिए, क्योंकि नीचे तो कोई एरिया आ नहीं रहा एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन यहां पे रिजल्ट हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एनी हाउ आपने नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूं। अब बच्चों देखें यहां पे जो यहां पे बात की गई है ना C1 कर्व की, ठीक है, जो एरिया अंडर द कर्व बताया गया है वो, और यहां पे जो A.dr जो निकालना है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब देखें जरा, मैं अगर सिंपली बात करूं, जो आपसे बात कर रहा हूं मैं एरिया अंडर कर्व की,
ठीक है। हमारे पास जनरल केस में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है जब किसी भी चीज का एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेशन लेते हैं एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, dx की, ठीक है। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन c1 के लिए क्या है, मतलब ये लाइन जो है 0,0 to 2,0, ये लाइन इसकी इक्वेशन क्या बनती है c1 की। अब बच्चों इसकी इक्वेशन बनती है हमारे पास, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहां पे y 0 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे मेरे पास y क्या है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू 0। अब जब y इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा और हमारे पास लिमिट्स क्या होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट है 0 to 2 x 0 to 2 dx। अब 0 की इंटीग्रेशन ले तो आंसर क्या आएगा, 0। मीन जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि C1 कर्व की जो एरिया अंडर द कर्व अगर फर्स्ट इंटेग्रल ले तो बेटा वो वाकई 0 आता है। लेकिन जो यहां पे हमने बात की हुई है a डॉट डी आर की, ठीक है, जो a डॉट डी आर की, ये बेटा हमने डाइवर्जेंस ली हुई है, ठीक है। a हमारे पास जो एक वेक्टर था वो एक डिफरेंट फॉर्म में था वेक्टर ये वाला, ठीक है। अब इस वेक्टर की हमने डाइवर्जेंस ली है r के साथ। r हमारे पास बच्चों हमारे पास जो कि एक पोजीशन वेक्टर था उसका डेरिवेटिव लिया, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल लिया और फिर उसकी हमने डेरिवेटिव लिया और उसका फिर हमने डाइवर्जेंस लिया और जो डाइवर्जेंस आई उसकी इंटीग्रेशन ली है। मीन यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली हम जो है वो इस कर्व की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो लाइन है मेरे पास सिंपली ये जो C1 कर्व, मैं सिर्फ इस C1 कर्व की बात कर रहा हूं, नॉट द एरिया अंडर C1। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों अगर मैं दूसरी सेंस में बात करूं तो C2 की बात करता हूं अगर मैं, तो अब इसी तरह से अगर मैं C2 की बात करूं, ये तो मैंने निकाल लिया C1 के लिए एरिया का आंसर। अब मैं C2 की बात करूं अगर, तो यहां पे बच्चों जो मेरे पास चीज क्रिएट होती है, ठीक है, पहली बात है कि 2,2 to 3,2 हमारे पास यहां पे पॉइंट है और ये मेरे पास लाइन है, इसका जो ग्राफ बनता है इस लाइन का वो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है। ये हमने बात जो है वो क्रिएट की थी, आपको याद होगा जब मैंने आपको करवाया था ऑन द लाइन सेगमेंट C2, ठीक है, ये C2 के लिए मैंने क्रिएट किया क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें मालूम थे, ठीक है। तो हमने जो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया जो कि हमने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, y माइनस y1 ओवर x2 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास यहां से इक्वेशन क्रिएट होगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई क्रिएट, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब बच्चों ये इसकी हमारे पास जो वेरी करेगा ये हमें लिमिट्स भी मैंने इसके बाद डिफरेंशियल फाइंड किया और देन फिर हमने लिमिट्स उसकी फाइंड की, ठीक है, वो 2 to 3 मतलब एक्स एक्सिस से फाइंड की 2 to 3। अब बच्चों यहां पे जो चीज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने फाइंड किया है a डॉट डी आर C2 कर्व के लिए। पहले हमने डाइवर्जेंस लिया फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन ली, तो ये बेटा एक डिफरेंट सिनेरियो में हमारे पास 7 आंसर आता है। किसके लिए, ये इस कर्व के लिए बात कर रहे हैं हम, मतलब यहां पे हमने सिंपली C1 कर्व की बात की और यहां सिंपली C2 कर्व की बात की। अब ये जो आंसर आया है a डॉट डी आर उसकी इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू 7, ये C2 कर्व के लिए आया है, सिंपली इस लाइन के लिए C2 कर्व के लिए आंसर आया हमारे पास, ठीक है। पहले हमने डाइवर्जेंस ली फिर उसके हमारा हमने इसकी इंटीग्रेशन ली। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एरिया अंडर द कर्व के रिस्पेक्ट तो बेटा वो हमारे पास इस तरह सिनेरियो बनेगा, मतलब हमारे पास ये जनरल हमारे पास है इक्वेशन, मतलब f ऑफ x विच इज इक्वल टू dx। अब बच्चों देखते हैं हम f ऑफ x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, जो कि y इज इक्वल टू f ऑफ x था, उसकी वैल्यू थी 2x माइनस 4, ठीक है। अब यहां पे dx ऐसे ही आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब बेटा इसकी लिमिट हमारे पास कौन सी है, क्योंकि ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं तो फिर 2 to 3 होगी, मतलब x की वैल्यू यहां पे 2 to 3 होगी, ओके। अब जब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर देता हूं, इसकी जो इंटीग्रेशन आती है हमारे पास वो आती है x स्क्वायर ओवर 2 साथ यहां पे 2, ठीक है, माइनस 4x साथ लिमिट इसकी आ जाएगी 2 to 3। बच्चों जब ये कैंसिल हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो क्रिएट होगा वो बच्चों 1 क्रिएट होगा, ठीक है। मीन इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों हमारे पास वो ऐसे बनेगा, मतलब यहां से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब ये जो एरिया आएगा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चीज क्रिएट होगी किसके लिए, हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये जो मेरे आंसर निकाला है बच्चों यहां पे, ये जो
इस चीज का आंसर निकालना है जनरल y इज इक्वल टू 2x-4 के लिए, वो सिंपली ये आंसर क्रिएट हुआ है। ठीक है, और इसके लिए शुरू वाले के लिए क्या एरिया अंडर द कर्व क्रिएट हुआ था 0। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं सिंपली एरिया अंडर द कर्व की, जो कि यहां पे बात मैं नहीं कर रहा, ये चैप्टर जो है वो हम एरिया अंडर द कर्व बात नहीं कर रहे, लेकिन ये एरिया अंडर द कर्व आपने प्रीवियस सीखी हुई है बात। मैं थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पहले ये बात डिस्क्राइब कर रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने बात बताई थी, और वहां पे मैंने क्योंकि जिस तरह बात बताई थी मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो गए हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने चाहा कि इस लेक्चर में बात को मैं क्लियर करूं, तो इस वजह से मैंने वो बात क्लियर की कि इसके लिए जो एरिया हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और यहां पे जो एरिया इसका C1 के लिए आएगा वो 0 आएगा। लेकिन जो हम प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे हैं चीज, वो बेटा हम डाइवर्जेंस और देन उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और वो सिंपली कर्व की बात हो रही है, नॉट ओनली एरिया। ठीक है, ये पॉइंट बेटा अपने माइंड में क्लियर कर लेना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं जब एक लेक्चर सेपरेट लेक्चर मैं एक आपको दूंगा, 1 से 2 लेक्चर दूंगा। ठीक है, उस लेक्चर में आपको ये बताऊंगा आपको जर्नल के फर्स्ट इंटेग्रल की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इंटेग्रल की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इंटेग्रल की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। आपको कैसे पता चलता है कि अगर हम फर्स्ट इंटेग्रल फाइंड करते हैं तो कैसे हम बता सकते हैं कि फर्स्ट इंटेग्रल हमारे पास यूटिलाइज किस जगह पे होता है, मतलब हमें एरिया बताते हैं अंडर 2D। ठीक है, तो किस तरह बताते हैं वो आपको बताऊंगा। इसी तरह डबल इंटेग्रल, इसी तरह ट्रिपल इंटेग्रल, और साथ में आपको इससे पहले भी आपको एक और चीज बताऊंगा, ताकि आपकी ये सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जो एप्लीकेशन है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने डेरिवेटिव की हमें जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, और डेरिवेटिव होता क्या है, और डेरिवेटिव को ग्राफिकली जब हम देखें तो हमें वो क्या चीज बताती है, स्लोप ऑफ द कर्व होती है। किसी भी चीज की स्लोप जो होती है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं 1 से 2 सेपरेट लेक्चर लूंगा। वो ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए होंगे, बल्कि जर्नल जितने भी सभी के लिए होंगे। कोई भी अगर क्लास को अटेंड करना चाहे तो उसके लिए होंगे। ठीक है, ताकि आपके जहन में ये जो सेकेंड ईयर और बीएससी में जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि ये कहां पे चीजें यूज होती हैं, किस तरह हम इसको एप्लीकेशन इनकी परफॉर्म करते हैं, किस तरह हम इनको यूज करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे अभी क्योंकि मैं वेक्टर मैंने छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कर दी है कि ये एरिया अंडर द कर्व, और यहां पे जो बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन की, ये थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। वहां पे सिंपली हम उस लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और यहां पे जो हम चैप्टर वेक्टर एंड टेंसर चैप्टर 5 के अंदर जो बात करते हैं, वो हम डाइवर्जेंस लेते हैं A.dr। ठीक है, और उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। मीन हम सिंपली उस कर्व की बात करते हैं, उस पाथ की बात करते हैं। एनी हो, मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। लाइन इंटेग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, ये 2 चीजें थी जो कि मैंने इंपॉर्टेंट समझी कि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो लाइन इंटेग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ मतलब कहने का सेम एंड पॉइंट्स, मतलब हमारे पास कोई भी कर्व होगी, डिफरेंट कर्व्स हमारे पास प्रॉब्लम में आएंगी, तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास के मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास सेम एंड पॉइंट हो, मिसाल के तौर पर जैसे ये है हमारे पास एग्जांपल, मतलब हमारे पास 0,0। ठीक है, अब यहां पे 1,0 है, मतलब कहने का कि 0,0 टू 1,1। ठीक है, इसी तरह 0,0 टू 1,0 एंड 1,0 टू 1,1, मतलब एक डायरेक्टली पाथ है मेरे पास 0,0 टू 1,1 तक। ठीक है, ये डायरेक्टली पाथ जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x है, और एक इनडायरेक्टली पाथ है मेरे पास C1 टू C2, मतलब मैंने अगर 0,0 टू मैंने 1,1 तक जाना है तो मुझे एक मेरे लिए पास रास्ता है, इधर से जाऊंगा और देन फिर इधर जाऊंगा। मतलब कहने का पहले मैं C1 कर्व फाइंड करूं, फिर मैं C2 कर्व फाइंड करूं। ठीक है, तो उसके लिए रिजल्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर मैं जो है वो डायरेक्टली 0,0 टू 1,1 तक डायरेक्ट जाऊं तो उसके लिए रिजल्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल है डिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर आप पाथ चेंज करोगे, मतलब ये पाथ की बजाय आप डायरेक्टली पाथ यूज करो, तो बेटा उसमें रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो
हम बात करते हैं, वी नाउ शो दैट द वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटेग्रल ए डॉट डी आर इन जनरल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स P1 एंड P2। वो कहते हैं जब आप बात करते हैं लाइन इंटेग्रल की, ठीक है, तो ए डॉट डी आर में इन जनरल जो कि डिपेंड्स ना सिर्फ जो है वो एंड पॉइंट्स पे करता है, ठीक है, ऑफ द पाथ सी, बट आल्सो ऑन द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द सी, ठीक है। दैट इज इफ वी इंटीग्रेट P1 टू P2 along different paths, we in general obtain different values of the integral। मतलब कहने का कि ये ना सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, बल्कि इसके अलावा ये पाथ पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर शेप चेंज हो जाएगी, मतलब कहने का कि अगर मैं इसकी शेप ऐसे जाता हूं तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ऐसे डायरेक्ट जाऊंगा तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। किसके लिए? लाइन इंटेग्रल के लिए, जो कि ए डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है। हम एग्जांपल करते हैं इसी बात को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों कि ए हमारे पास यहां पे जो है वो एक वेक्टर दिया हुआ है, इवैल्यूएट वो कहता है करना है ए डॉट डी आर फ्रॉम 0,0 टू 1,1, ठीक है, अलोंग द फॉलोइंग पाथ सी। अब उसने पाथ हमें डिफाइन कर दिए। वो कहता है क्वेश्चन में द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,0 टू 1,1, एक पाथ आपके पास ये है, ठीक है, मैंने वो डिफाइन भी कर दिया साथ यहां पे, ये खुद मैंने बना दिया 0,0 टू 1,1, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0,0 टू 1,0, वो कहता है जो लाइन सेगमेंट आपने C1 के लिए लेनी है वो 0,0 टू 1,0 लेनी है। देखो 0,0 टू 1,0 C1 लाइन सेगमेंट आ गई। इसी तरह से बच्चों वो कहता है एंड देन द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 1,0 टू 1,1, वो कहता है जो लाइन सेगमेंट C2 लेनी है आपने, ठीक है, वो 1,0 टू 1,1 लेनी है, वो भी मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, ओके। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों वो बोलता है, यहां पे थर्ड में वो बोलता है कि द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0,0 टू 0,1, वो कहता है जो लाइन सेगमेंट C1 आपने लेनी है वो 0,0 टू 1 लेनी है, वो भी मैंने ऐसे डिफाइन कर ली, ठीक है। एंड देन द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 0,1 टू 1,0, 0,1 टू 1,0 उसने C2 डिफाइन कर दी, ओके। तो ये हमारे पास उसने हमें बता दी 3 क्वेश्चंस, उसने बता दिया कि इनको आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट पाथ होने की वजह से, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट आते हैं। देखिए, सिंस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन XY प्लेन, देयरफॉर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो बात ये क्लियर है कि अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स डिफरेंट हो, मतलब एक पॉइंट 0,0 हो और एक 1,0 हो, दूसरी तरफ मेरे पास एक पॉइंट हो 0,0, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास पॉइंट हो यहां पे 1,3,5, मिसाल दे रहा हूं, यहां से मैं अगर लाइन निकाल लूं ऐसे, ठीक है, तो इसका रिजल्ट बेटा मुझे पता है डिफरेंट आएगा इस रिजल्ट से, ठीक है। तो मतलब कहने का कि अगर पॉइंट डिफरेंट हो तो हमारे पास उस कर्व का, लाइन का आंसर भी डिफरेंट आएगा, लाइन सेगमेंट का आंसर भी डिफरेंट आएगा, ओके। मतलब अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स डिफरेंट हो तो लाइन सेगमेंट का आंसर हमारे पास अंडरस्टूड है, ये हमारा माइंड कहता है डिफरेंट आएगा, जाहिर बात है ना। देखो बच्चों, मैं यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट का रिजल्ट निकालता हूं, ठीक है, वो कुछ और होगा एज कंपेयर टू यहां से लेके मैं जब यहां तक जाता हूं लाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो ये बात समझाना चाह रहा है कि ये तो हमें पता है, समझ आती है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंट हो जाए, मतलब यहां से अगर आपने यहां तक जाना है तो आंसर डिफरेंट होगा कंपेयर विद अगर आप यहां से पहले यहां जाएं फिर यहां से यहां तक जाएं। मतलब अगर आप डायरेक्टली पाथ यूज करें तब लाइन सेगमेंट का आंसर मुख्तलिफ आएगा, और जब आप लाइन सेगमेंट के लिए इनडायरेक्ट पाथ यूज करें, जाना आपने उसी पॉइंट पे ही है, तो तब भी आंसर उसका डिफरेंट आएगा। तो ये हम चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सिंस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन XY प्लेन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, dr विच इज इक्वल टू dxi प्लस dyj, ओके, ये मैं पता है XY प्लेन में। सो हमें पता है कि a डॉट dr लेना है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे a के साथ तो हमारे पास बच्चों i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये हमारे पास a था, ठीक है, और उसके साथ जब डॉट लेंगे dr के साथ तो हमारे पास डायरेक्टली ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ओके। अब बच्चों वेयर c इज
C इन ईच केस इज शोन इन फिगर, वो बताया गया फिगर के अंदर के अगर मैं C1 यूज करूंगा तब भी मैं इसको यूज करूंगा, जब C2 यूज करूंगा तब भी इस पाथ को यूज करूंगा, जब C सिंपली यूज करूंगा देन भी इसी पाथ को यूज करूंगा, ये बताई गई बात। अब फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम जो सॉल्व करने लगे हैं अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, पहले मैं बात करने लगा हूं इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट। तो इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट क्या होगा 0,0 to 1,1, इस 0,0 to 1,1 में जाऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे पहले इसकी देखनी पड़ेगी इक्वेशन क्या है लाइन की, y इज इक्वल टू एक्स है, ये मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव लूंगा dy आ जाएगा और इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब मुझे क्योंकि एक्स एक्सिस में मैं वेरी कर रहा हूं, मतलब मैं जो अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं एक्स में, तो फिर मुझे लिमिट भी एक्स में बतानी पड़ेगी। तो लिमिट मेरे पास क्या बनेगी एक्स में, यहां पे एक्स मेरे पास बच्चों ये 0 टू इधर से ये 1, ठीक है। मैं लिख सकता हूं वाइल एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1 फ्रॉम लाइन इंटेग्रल 1 बिकम्स। तो फिर मैं इन सारी चीजों को, मतलब ये जो चीजें मैंने निकालनी है और ये मैंने जो लिमिट निकाली है इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, अब देखें जरा y की जगह पे x आ जाएगा, मतलब इस y की जगह पे x आ जाएगा, y की जगह x आ गया, इस y की जगह पे x आ जाएगा और इस dy की जगह पे मेरे पास dx आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास लिमिट 0 to 1 आ जाएगी जो कि x से स्टार्ट होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज क्रिएट होगी यहां से हमारे पास वो ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद 23/12 आ जाएगा a.cr, मतलब डायरेक्टली मैंने लाइन सेगमेंट निकाली तो मेरे पास 0,0 to 1,1 तो मेरे पास आंसर आ गया 23/12, ओके। अब मैं सेकंड पार्ट में जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा था हमें कि लाइन सेगमेंट C1 बतानी है फ्रॉम 0,0 to 1,0, तो पहले, और फिर उसने बताया था लाइन सेगमेंट C2 के लिए आपने 1,0 to 1,1 जाना है। तो पहले मैं बात करता हूं इन दिस केस मेरे पास दो पार्ट्स हैं, जर्नल ये C बनेगा जब हम दो पार्ट्स में लिख लेंगे C1 और C2, इसको नाम इक्वेशन 2 का दे दिए। पहले मैं बात करता हूं अलोंग लाइन सेगमेंट C1 के रिस्पेक्ट, तो 0,0 to 1,0, मतलब मैं यहां से बात करने लगा हूं 0,0 to 1,0 C1 कर्व के रिस्पेक्ट। तो यहां से बच्चों हमारे पास फिर इस कर्व लाइन के ऊपर x इस C1 के ऊपर मुझे बताएं इक्वेशन क्या बनेगी। हमारे पास बच्चों x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहां पे y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब इसका डिफरेंशियल लूंगा तो dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करनी है 0, ठीक है ना। तो मेरे पास सारे का सारा जब y की वैल्यू 0 मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, तो सारे का सारा क्वेश्चन x में आ जाएगा ना। तो यहां पे फिर मुझे लिमिट भी x में बतानी पड़ेगी, तो x में क्या होगी 0 to 1, ओके। x वेरी करेगा 0 to 1, ठीक है, बता दिया यहां पे। अब सो इंटेग्रल 1 ओवर द पार्ट ऑफ द पाथ इज, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, मतलब यहां पे जब y की जगह पे बच्चों 0 आएगा ये सारा 0, यहां पे जब 0 आएगा सारा कुछ 0 हो गया। सिंपली यहां पे मेरे पास 1 रह जाएगा और साथ dx रह जाएगा, ये 1 रह गया और साथ dx रह गया 0 to 1। तो बेसिकली इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी C1 कर्व के लिए मैंने आंसर निकाला है, लाइन सेगमेंट C1 के लिए निकालना है। अब अलोंग द लाइन सेगमेंट C2, अब अलोंग द लाइन सेगमेंट C2 के लिए बात करता हूं यहां से लेके यहां तक। तो बच्चों उसके लिए मेरे पास क्या होगा, पॉइंट मेरे पास होंगे 1,0 to 1,1, ये देख लें जरा 1,0 to 1,1। अब इसके लिए पहले मुझे इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन यहां पे क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 ही होगी ना बच्चों। इस पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इस लाइन पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, x इज इक्वल टू, बच्चों बोल लें x इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो यहां पे हमारे पास यहां पे x इज इक्वल टू 1 है, x यहां पे इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब हमारे पास मैं लिख दूंगा यहां पे x इज इक्वल टू 1 और इसका जब डिफरेंशियल लूंगा तो dx आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। और अब इसमें मेरे पास x की वैल्यू पुट करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। जब x की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर y में बन जाएगा ना। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा y की लिमिट क्या है, y की लिमिट यहां पे क्या है, इस 0 से शुरू होगी कहां तक जाएगी, इस 1 तक जाएगी, ओके। तो मेरे पास क्या होगी, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ओके बच्चों। नेक्स्ट है सो द इंटेग्रल 1 ओवर दिस पार्ट ऑफ द पाथ इज, अब इसको पुट कहां पे करना है, वही हमारे पास इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 हमने जो पहले से पढ़ रहे हैं इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे डायरेक्टली 2y dy आ जाएगा और यहां से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये C1 और C2 का जो आंसर आया था, C1 का आंसर बच्चों हमारे पास क्या आया था, C1 का आंसर हमारे पास ये क्रिएट हुआ था, ये वाला आंसर जो कि 1 आया था, और C2 का आंसर क्या आया क्रिएट होके 1 आया। तो अब इन दोनों को कुछ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बच्चों क्या थी, जो हमने शुरू में लटकी थी, ये वाली C1 के लिए आंसर 1 और 1, तो हमारे पास जो टोटल C के लिए आंसर क्या क्रिएट हो गया, 1। अब हमारे पास यहां से जब मैं यहां पे जाऊं आंसर 1, यहां से यहां पे जाऊं आंसर लाइन सेगमेंट का आंसर 1 और 1 कितना आ जाएगा, टोटल 2 आ जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टली मैं यहां से यहां पे गया था तो उसके लिए आंसर कितना आया था, 23/12, तो डिफरेंट आ गया ना हमारे पास आंसर। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ज्योमेट्रिक शेप चेंज कर दूं तो हमारे पास लाइन सेगमेंट का आंसर डिफरेंट आएगा। मतलब यहां से यहां पे गया आंसर 1, यहां से यहां पे गया आंसर 1, तो 1 और 1 2, ज्योमेट्रिक एक शेप ये है। और दूसरी तरफ मैं डायरेक्टली गया यहां तक तो मेरे पास आंसर 23/24 था, सॉरी 23/12, यहां से यहां तक 23/12 आया, ठीक है। और लेकिन जब मैंने इनडायरेक्टली पार्ट यूज किया तो वहां से मेरे पास आंसर 2 आया। तो ये हमें बात बताती है कि हमारे पास अगर हम ज्योमेट्रिक शेप चेंज कर दें तो हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला कि वो उसमें भी हमारे पास पाथ दिए हुए थे, तीसरे में उसने अब ऐसे यूज की वर्किंग, मतलब वो कहता है पहले आपने यहां से यहां तक जाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है। तो अब इसके लिए भी सिमिलर वर्किंग करेंगे, मतलब पहले 0,02 0,1 जाएंगे, फिर हम C1 कर्व के लिए, फिर हम C2 बनाएंगे 0,12 1,1 के लिए जाएंगे। और इक्वेशन हमने यही यूज करनी है 1 के लिए, क्योंकि A.dr हमें क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से लिखा इन दिस केस वी हैव, मेरे पास ये जनरल चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया मैंने, अलोंग द लाइन सेगमेंट C1। पहले C1 सेगमेंट के लिए मैं देखता हूं, बात करता हूं, वो ये C1 सेगमेंट है। अब C1 हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास 0,02 0,1 होगा। अब इस C1 के लिए हमारे पास यहां पे y एक्सिस के ऊपर x 0 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे x = 0 इक्वेशन आ गई लाइन की, लाइन सेगमेंट की। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx = 0 आ गया। अब यहां पे फिर क्या वेरी करेगा, क्योंकि x की जगह पे 0 आएगा ना, जब x की जगह पे 0 आएगा तो बेटा मेरे पास y का आंसर ही आ जाएगा ना, क्वेश्चन y में बन जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या बनेगी y में, ये 0 से स्टार्ट होगी y की, 1 तक जाएगी, ओके। y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो सो इंटेग्रल 1, ये इंटेग्रल 1 जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा, मैं अब y की जगह पे क्या पुट, देखें x की जगह पे 0 है और dx की जगह पे मेरे पास बच्चों x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 और dx की जगह पे 0, ठीक है। अब देखें x की जगह पे जब 0 आएगा यहां पे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि खराब हो जाएगा सारा, यहां पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0, x की जगह 0, ये सारा 0, पीछे सिर्फ हमारे पास ये 1 रह गया, और dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी 0, मतलब ये भी सारा 0 हो गया फैक्टर, ये सारे का सारा फैक्टर 0, और सिर्फ ये dy की जगह पे हमारे पास 1 रहेगा, तो यहां पे 2 आ जाएगा सिंपली, सॉरी बल्कि ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा ना, क्योंकि dx की वैल्यू बेटा बच्चों देखो ना वो 0 है ना, तो ये dx की जगह जब 0 आएगा तो सारा कुछ 0 हो गया एक बात। अब dy में देखो आप जरा कि dy में जब देखते हैं ये तो 0 नहीं है, लेकिन जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये सारा 0, इधर से भी सारा 0, तो मतलब सिंपली हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास 0 × dy रह गया ना, वो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब C1 के लिए हो गया, अब मैं C2 के लिए निकालने लगा यहां से यहां तक। उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, अलोंग द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 0,0 to 1,1, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास इसके लिए ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x यहां पे इस लाइन की इक्वेशन बच्चों क्या है, यहां पे वैल्यू किसकी है, y की है ना, तो y = 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशियल लेंगे तो dy = 0 आ गया। अब यहां पे y की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास x में आएगा यहां पे, तो x देखते हैं वेरी करता है 0 to 1 तक जाएगा, 0 to 1 तक। सो द इंटेग्रल 1 ओवर दिस पार्ट, ये जो इंटेग्रल 1 है, ये इंटेग्रल 1, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होगा, वो ये चीज क्रिएट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4/3 आ गया। अब ये 4/3 और ये जो पहला 0 आया था हमारे पास, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 0 C1 कर्व और 4/3 इनको ऐड करेंगे तो आंसर 4/3 आ जाएगा। मतलब कहने का इसके लिए लाइन सेगमेंट के लिए आंसर 0 आया था, इस लाइन सेगमेंट के लिए आंसर 4/3 आया था, दोनों को ऐड किया तो आंसर 4/3 आ गया। तो अब हमने यहां पे एक चीज नोट की कि जब मैं यहां से यहां पे गया और फिर यहां से यहां तक गया, तो दोनों के आंसर्स को ऐड किया तो आंसर हमारे पास डिफरेंट था, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर मैं डायरेक्टली यहां पे गया और फिर मैं जब देखा कि यहां से यहां पे और फिर यहां पे गया, तो तब भी दोनों को जमा करने के बाद आंसर डिफरेंट था। मतलब एक मेरे पास क्वेश्चन पहला
ये डायरेक्टली क्वेश्चन, इसका आंसर डिफरेंट, दूसरा इनडायरेक्टली क्वेश्चन इधर से वो भी डिफरेंट, और तीसरा ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी डिफरेंट। तो मतलब कहने का कि ज्योमेट्रिक शेप अगर चेंज हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। ये हमें बात समझ आ गई है, ठीक है। नोट इन एग्जाम्पल 4 वी हैव सीन दैट द वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल a डॉट डी आर इन जनरल डिपेंड्स ऑन द पाथ सी। मतलब वो कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है पाथ सी पे, कि जिस तरह का पाथ होगा वैसा ही आंसर आएगा। ज्वाइनिंग द पॉइंट P1 P2, मतलब अगर पाथ ऐसे है तो आंसर डिफरेंट होगा, अगर पाथ डायरेक्टली है तो आंसर डिफरेंट होगा, अगर पाथ इस तरह है तो आंसर डिफरेंट होगा। तो तीनों केस में आंसर हमारे पास डिफरेंट होगा। तो ये बच्चों हमने भी जो चीज सीखी है वो पढ़ी है लाइन इंटेग्रल, हमने पढ़ा है लाइन इंटेग्रल को पढ़ा है डिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, अब नेक्स्ट जो अब टॉपिक पढ़ाने लगा हूं बच्चों आपको मैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कि अगर हमारे पास किस केस में लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। बच्चों याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड की जब कभी बात हो तो इसका मतलब होता है लाइन इंटेग्रल जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ओके, मैं कुछ थ्योरी बता देता हूं। द लाइन इंटेग्रल a डॉट डी आर इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ c, या सो बोल सकते हैं या द वेक्टर फील्ड a इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कह दिया जाए या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कह दिया जाए तो एक ही मतलब है। इन द गिवन रीजन R, if the value of the line integral a dot dr P1 to P2 is the same for all paths C joining any two given points P1 and P2 in R from figure, the line integral is independent of the path C if the line integral along C1, C2 and C3 have the same value। अब बच्चों देखो x, y और z ये मैंने एक स्पेस ड्रॉ किया है, उसके अंदर मैंने ये एक रीजन लिया। अब मैं ये बात कर रहा हूं, ये रीजन R के अंदर मैंने एक छोटा सा पाथ लिया, P1.2 P1.2 पॉइंट, 2 पॉइंट लिए P1.2 P2 पॉइंट। अब मैंने P1 से जाना है P2 की तरफ, तो बच्चों मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक मैं ऐसे मूव कर सकता हूं, एक मैं ऐसे मूव कर सकता हूं, दूसरे तरीके से ऐसे मूव कर सकता हूं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं जब P1 टू P2 जाऊंगा, मूव करूंगा, मैंने जाना P1 टू P2 पॉइंट तक जाना है, तो अगर मैं पाथ C1 यूज करता हूं, पाथ C2 यूज करता हूं, पाथ C3 यूज करता हूं, तो तीनों से आंसर सेम आता है। मीन अब जो ये केस पढ़ा रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव फील्ड अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें बेटा पाथ पे बात डिपेंड नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट होता है लाइन इंटेग्रल पाथ के ऊपर। ओके, ये अब मैं दूसरा केस समझा रहा हूं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था डिपेंडेंट ऑन पाथ, लाइन इंटेग्रल इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, बट इन दिस केस वी आर स्टडिंग लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अभी मैं बताऊंगा इन डिटेल कि कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड आप इतना समझ लें कि किसको कहते हैं, कि ऐसा फील्ड जिसमें जो लाइन इंटेग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। मीन अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो मैं जौन सा भी रास्ता अडॉप्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे वहां पे सभी पाथ के लिए, कर्व C1 के लिए, कर्व C2 के लिए, कर्व C3 के लिए, तीनों के लिए आंसर सेम होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए। एग्जांपल नंबर 5 इज, ठीक है, इफ ए हमारे पास यहां पे एक वेक्टर दिया हुआ है, एवेल्युएट कहता है वो करना है आपने लाइन सेगमेंट a डॉट डी आर फ्रॉम 0,0 टू 2,4 अलोंग द फॉलोइंग पाथ C। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x। दूसरे पार्ट में वो कहता है द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तीसरे में वो कहता है लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0,0 टू 2,0 एंड देन द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 2,0 टू 2,4। अब यहां पे उसने ये में डायग्राम बनी हुई है हमारे पास। बच्चों देखिए, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मूव किया मैंने, स्ट्रेट लाइन थी ना, y इज इक्वल टू 2x उसकी इक्वेशन बनती है, उसने क्वेश्चन में बताई हुई है, 0 से लेके यहां तक जाता हूं, तो बेटा आंसर जो भी हमारे पास क्रिएट होगा वो सेम होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर मैं यहां से एक ऐसे मूव करता हूं, मतलब थोड़ा सा बेंड करके मूव करता हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसे थोड़ा सा बेंड करके मूव करता हूं, तब भी आंसर इसका सेम होगा। और थर्ड केस में यह है कि अगर मैं यहां से यहां पे जाता हूं, फिर यहां से यहां तक जाता हूं, तो मेरे पास ये आंसर तब भी C1 और C2 को ऐड करो तो मेरे पास आंसर वही सेम आएगा जो कि इसका और इसका आएगा। ओके, तो मीन कहने का कि हमारे पास लाइन इंटेग्रल इन द कंजर्वेटिव फील्ड
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो यहां पे अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा या तो आपको बताया होगा कि ये फील्ड आपके पास कंजर्वेटिव है। ठीक है, अगर नहीं बताया, जैसा कि क्वेश्चन में आपको नहीं बताया हुआ एग्जांपल नंबर 5 में, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कुछ कंडीशंस कि किन कंडीशंस पे फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को जज कर लें कि वो फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। ओके, सिंस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन एक्स वाई प्लेन, तो हमारे पास ये चीज होगी वर्किंग, जैसे एज इट इज पहले करते रहे। तो ए डॉट डी आर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, इस डी आर के साथ, तो हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। वेयर पाथ सी इन ईच केस शोन इन द फिगर, वो बताया गया यहां पे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x। मैं भी स्ट्रेट लाइन की बात करने लगा हूं, ग्राफ में इसकी डायरेक्टली बात करने लगा हूं, डायरेक्ट लाइन की। इसका पॉइंट था हमारे पास 0,0 टू 2,4। अब y की वैल्यू पुट करूंगा ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर, जब y की वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे सारा क्वेश्चन x में आएगा, y की जगह क्योंकि 2x आ जाएगा ना, तो x में बन जाएगा क्वेश्चन, y की जगह 2x आ जाएगा, ये भी 2 के x आ जाएगा, सारा क्वेश्चन x में आ जाएगा। तो फिर मुझे लिमिट कौन सी यूज करनी पड़ेगी, x की, वो 0 टू 2 हो गई। ओके, तो वेरीज करेगा x 0 टू 2, और साथ में इसका डिफरेंशियल ले लेता हूं, y के जब डेरिवेटिव लूंगा तो dy इज इक्वल टू 2 dx आ जाएगा। तो फिर मैं इसको पुट करूंगा, लाइन इंटीग्रल 1 बिकम्स s। तो पुट हमेशा आपको पता है कि इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो हम ऑलरेडी क्रिएट पहले कर चुके हैं। ठीक है, जब पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये चीज क्रिएट होगी, सिंप्लीफाई करने के बाद 80 आंसर आएगा a डॉट डी आर का। जो लाइन सेगमेंट हमारे पास 0,0 टू 2,4 क्रिएट हुई है, वो हमारे पास उसका आंसर कितना आ गया है, 80 आ गया। ओके, अब मैं दूसरे केस के लिए पैराबोला के लिए लेता हूं, ये थोड़ा सा जो बेंड हुआ है, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके लिए पॉइंट भी 0,0 टू 2,4 ही स्मॉल होगा। ठीक है, अब उसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा, और x वेरी करेगा 0 टू 2। अब लाइन इंटीग्रल 1 को पुट करना है वही इक्वेशन 1 के अंदर, जो कि a डॉट डी आर वाली है। तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन क्रिएट होगी वो हमारे पास सॉल्व करने के बाद मेरे पास 80 आंसर आ जाएगा। ये आप सिंपलीफाई खुद करेंगे जब बैठ के, तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने तो डायरेक्टली स्टेप्स यूज किए हुए ताकि टाइम कम के अंदर ये ज्यादा वर्किंग हम कर सकें। तो a डॉट डी आर जब मैंने पैराबोला के ऊपर वर्किंग की लाइन सेगमेंट की, तो तभी मेरे पास आंसर 80 आया, जब सी कर्व के लिए लिया। जब मैंने यहां पे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के लिए लिया मैंने, तो 1 क्वेश्चन के लिए वहां पे भी मेरे पास लाइन सेगमेंट की क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 80 आया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 केस के लिए हमारे पास समझ आ गई हमें कि हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन है लाइन सेगमेंट की, ठीक है, a डॉट डी आर, जब उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो बेटा उसका आंसर सेम आ रहा है, मीन वो इंडिपेंडेंट है ऑफ पाथ, कि ऐसे पाथ कर्व यूज करो या डायरेक्ट यूज करो, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, मीन कंजर्वेटिव है। तो अब बच्चों मैं इसका थर्ड करता हूं पार्ट। इन दिस केस वी हैव, हमारे पास क्योंकि 2 पार्ट्स थे इसके, C1 और C2 2 पार्ट्स कर लिए, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 2 का नाम दे दिया। मतलब पहले मुझे यहां से यहां पे मूव करना है, मतलब 0,0 टू 2,0 पे मूव करना है, फिर 2,0 से मूव करूंगा 2,4 पे। तो फर्स्ट मैं C1 पाथ कंसीडर करूंगा, पुट हमेशा इस C1 के अंदर ही करनी है वैल्यूज। तो अलोंग दी लाइन सेगमेंट C1 बच्चों y इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे dy इज इक्वल टू 0 और x वेरी करेगा 0 टू 2। ठीक है, तो पुट करेंगे जब इक्वेशन के अंदर तो आंसर 0 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट में अलोंग लाइन सेगमेंट C2, अब मैं इस C2 की बात कर रहा हूं, 2,0 टू 2,4 पे जा रहा हूं। तो उसके लिए बेटा y वेरी करेगा 0 टू 4 तक। तो a डॉट डी आर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, अब जब वैल्यू पुट करूंगा a की और डी आर के साथ लूंगा तो हमारे पास वो ये वैल्यू, ये इक्वेशन थी, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करूंगा किसकी, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये इसकी ग्राफ की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू 2 ही आती है ना। ठीक है, तो जब 2 पुट करेंगे यहां पे x की जगह पे 2, ठीक है ना, और x की जगह पे 2, dx की जगह पे जब 0 आएगा सारा फैक्टर 0, ठीक है, x की जगह पे जब 2, dy एज इट इज आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास 2 एज इट इज, ये 2 जब पुट करेंगे तो 4 हो गया, ये y एज इट इज प्लस y, तो ये चीज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। 2 इंटू 2 की जगह, x की जगह जब 2 आएगा 2 का स्क्वायर 4, y एज इट इज प्लस y और dy एज इट इज, 0 टू 4 जाना है, क्योंकि y है 0 टू हमारे पास ये 4 जाना है। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा आंसर 80 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहां तक कर्व का C1 का आंसर 0 था, तो यहां से यहां तक मूव करें तो 80 आ गया। तो दिस शोज दैट कि हमारे पास डायरेक्टली मूव करें
कर्व पाथ में जाएं या ऐसे मूव करें तो बेटा आंसर हमारे पास सेम आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रॉब्लम था यहां पे ए जो वेक्टर लिया था वो हमारे पास जिस फील्ड के अंदर था, ये मतलब ये जो ग्राफ बनता है वो जिस फील्ड में बना है वो बेटा वो कंजर्वेटिव फील्ड था, इस वजह से हमारे पास जो है वो आंसर सेम आया है। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ। तो अब उम्मीद है कि आपको बच्चों ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 80, वो 80 आ जाएगा। इन एग्जांपल नंबर 5 वी हैव सीन दैट द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल दिस इन जनरल नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ C ज्वाइनिंग द पाथ P1 एंड P2 पॉइंट P1 एंड P2 दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो ये हमने बात अब सीख ली है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो कंजर्वेटिव फील्ड अगर तो प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है तो आपके आंसर आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास आंसर डिफरेंट आएंगे। आपको पता होगा कि आंसर सेम होंगे क्योंकि क्वेश्चन में बता दिए। अब मोस्टली क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस पे हमारे पास जो वेक्टर ए है वो कंजर्वेटिव होता है, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स यू विल यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस लेक्चर राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।